हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही कमाल और फ्रेश वीडियो है जहां पर हम लोग बात करेंगे द वैदिक एज के बारे में। द वैदिक एज बेसिकली इट्स अ टॉपिक ऑफ हिस्ट्री का टॉपिक है और क्लास 9 ICSE बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर बेसिकली चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आज हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक सिविलाइजेशन की या ऋग वैदिक एज की, जिसको हम लोग अर्ली वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे नेक्स्ट हिस्ट्री टर्न में, वो होगा लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक एज। आज बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक एज की, तो नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये वेदास से रिलेटेड है। वेदास क्या हैं? जो हमारे धर्म ग्रंथ, जो हमारे आप कह सकते हो ऐसे बुक्स हैं जिसमें हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारे लिए वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस जैसी ही अपलोड होती हैं मिल जाए। अब आज बात करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन की। तो वैदिक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई ये समझिए। आपको मालूम है हमने बात की थी पिछले वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो हमने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन इसके बाद आई। कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के फिनिश होने में, उसके डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अटैक ऑफ आर्यंस वुड बी देयर। बेसिकली आर्यंस कौन थे ये समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की, तो वैदिक सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने वाले आर्यंस थे। आर्यंस वर द पीपल विच माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके पीपल जो आए इंडिया की धरती पर, इंडिया की भूमि पर, और यहीं बस गए। इसका कोई साक्ष्य नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हो एविडेंस नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं ये ट्रू ही हैं जो हम बात कर रहे हैं, बट इसका एक बेसिकली क्या है, क्रोनोलॉजी से कनेक्शन है। अब जब यहाँ पर आर्यंस आ गए तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि इट्स अ लैंड ऑफ रिवर्स विद आप कह सकते हो ग्रेट पॉसिबिलिटीज, जहाँ पर ये लोग सेटल्ड लाइफ को जी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है केवल लिटरेरी सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। लिटरेरी सोर्सेज मतलब क्या होता है, जो लिखित फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, और वो भी कौन सी, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अलावा 3 और मेन वेदास हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि वो लेटर वैदिक एज में बने। आज हम सभी वेदास के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेद है क्या? ऋग्वेद is basically a Ved which contains 1028 hymns। ये एक ऐसा वेद है जिसमें 1028 मंत्र हैं। हाइम्स मतलब मंत्र होता है, जो गॉड की प्रेज में है। बेसिकली यहाँ पर ज्यादातर नेचर गॉड्स को ही प्रेज किया गया है, जैसे कि वरुण यानी कि वाटर गॉड, वायु यानी कि एयर गॉड, इंद्र यानी कि गॉड ऑफ गॉड्स। मतलब इनको ये माना गया कि इंद्र जो है सारे देवताओं के राजा हैं। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, देवताओं के राजा हैं इंद्र, लेकिन इनके अलावा भी कैटेगरीज बाद में डेवलप हुई। उसके बाद मान दिया गया सूर्य यानी कि सन गॉड, चंद्र यानी कि मून गॉड, इन्हीं के प्रेज में सारी बातें की गई। शुरू में जब हम लोग ऋग्वेदिक आप कह सकते हो वेदा के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी इस बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। यहाँ नेचर गॉड के बारे में ही बात होती है। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में 3 और वेदास बने, और उससे पहले आपको मैं बताऊं यहाँ पर त्रिदेव आए। यहाँ पर जो नेचर गॉड का कॉन्सेप्ट था वो तो बना ही रहा, लेकिन उसमें 3 सुपीरियर गॉड्स आए। जैसे कि आपके जो देवता थे, मतलब कि जो आपके प्रेज में जिनके बात हो रही थी नेचर गॉड्स, इनसे भी सुपीरियर गॉड्स, यानी कि जो आपके भगवान और ईश्वर की कैटेगरी में 3 गॉड्स इंपॉर्टेंट आए, जिसमें ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द केयरटेकर, जिन्होंने मतलब पृथ्वी को चलाना है सही तरीके से, थर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर। इन तीनों को त्रिदेव कहा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉड्स बने। इसके बाद अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद नाम के 3 वेद आए। अब देखिए यजुर्वेद क्या था। यजुर्वेद बेसिकली एक ऐसा वेद था जहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में बात की गई, जहाँ पर बात की गई कि मेडिसिन्स क्या होती हैं, कैसे लाइफ को जीना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अथर्ववेद वो वेद था जिसमें स्पेल्स, चार्म्स, मैजिक
यज्ञ हवन इसके बारे में बात की गई, जिसमें जादू टोना इस मंत्र ये सबसे रिलेटेड। और सामवेद क्या था? सामवेद वो वेद था जहाँ पर सारे के सारे वेदों की टीचिंग्स को और इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स को जो ऋग्वेदा की थी उसको श्रुतियों के फॉर्म में लिखा गया। श्रुतियाँ क्या होती हैं? मतलब कि उनको अलंकार किया गया, उनको म्यूजिक के फॉर्म में लिखा गया जिससे कि वो याद हो जाए, गाई जा सकें। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई भी मंत्र वगैरह गा के ही ज़्यादातर पंडित पढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये लोग क्या नहीं खींच के गा देते हैं जिससे कि क्या होता है, याद हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कि श्रुतिबद्ध किया गया, यानी कि इसको प्रॉपरली क्या किया गया, एक म्यूजिकल फॉर्म में चेंज किया गया कि उसको गाया जा सके, फ्लरिश किया जा सके, फैलाया जा सके। इसके बाद उपनिषद आए। उपनिषद बेसिकली क्या थे? कहा जाता है उपनिषद जो है वो शिव की वाणी है। बेसिकली जो वेदास थे ये बहुत डिफ़िकल्ट थे अंडरस्टैंड करने के लिए और बहुत मुश्किल होती थी इसको समझना, और बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो लर्न लोग ही समझ सकते थे इसको। तो इसीलिए शिव ने उसको ईजी करने के लिए सिंपल लैंग्वेजेस में उपनिषद का सृजन किया जिसको बोलते हैं, और उसमें उन्होंने उपनिषद की सारी टीचिंग्स बेसिकली बताई क्या था। इसी की तरह से अरंक्यास वगैरह, ब्रह्मनास वगैरह ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद जो बेसिकली जो टीचिंग्स थी वो गुरुकुल सिस्टम के फॉर्म में फ्लरिश हो रही थी। गुरुकुल सिस्टम क्या होता था? जहाँ पर एक मुनि होते थे जो टीचर की तरह होते थे और उन्हीं के पास लोग रहकर पढ़ते थे और सीखते थे। एट दैट टाइम जो वुमेन स्कॉलर्स थी वो भी बहुत आप कह सकते हो हैविंग एस्टीम पोजीशंस, और वो भी लेडीज़ को भी अधिकार था कि वो पढ़ सकें, लिख सकें और टीचिंग्स दे सकें, जिसमें से गार्गी, लोपामुद्रा, मैथिली, ये सब इम्पॉर्टेंट। आज हम बात करें तो अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, जब हम लोग इनके बारे में बात, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया कि सोसाइटी कैसी थी। अब देखिए यहाँ पे सोसाइटी में सबसे पहले पॉलिटिकल समझ लीजिए, पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स के हिसाब से कैसी सोसाइटी थी। अभी तक ये लोग बहुत ही छोटे छोटे क्लैंग्स में रहते थे। क्लैंग्स मतलब क्या था? ट्राइब, जातीय जनजातीय ट्राइब होते हैं ना, तो बहुत ही छोटे छोटे क्लैंग्स में रहते थे, ट्राइब में रहते थे, और छोटे छोटे जन्स में रहते थे। जन्स मतलब छोटे छोटे आप कह सकते हो आप सिटीज टाइप मान लीजिए, जो बाद में जाकर लेटर वैदिक पीरियड में महाजनपद बन गए। तो छोटी एरियाज में रहते थे। सेकेंड, यहाँ पर किंगशिप जो होती थी वो हेरिडिटरी नहीं होती थी। हेरिडिटरी ना होने का क्या मतलब होता है कि किंगशिप जो थी वो आप कह सकते हो नॉलेज के आधार पर, काबिलियत के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर थी। ये नहीं कि कोई राजा का पुत्र है तो वो राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सभा और समिति का सिस्टम था जहाँ पर हर लोगों को पार्टिसिपेशन का अधिकार था, और साथ ही साथ जो एडल्ट थे उनको स्पेशल राइट्स थे। लेडीज़ को पूरा पूरा अधिकार था दैट दे कैन चूज देयर ओन हस्बैंड एंड दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन टीचिंग्स एज वेल एज उन्हें एजुकेशन का अधिकार था, वॉरफेयर लर्न करने का अधिकार था, और वो भी पूरा राइट्स एंजॉय करती थी। एंड दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एस्टीम पोजीशन इन सोसाइटी। टीचिंग्स जो थी वो मेन संस्कृत में थी, और जो संस्कृत थी वो सबके लिए ओपन लैंग्वेज थी, सबको ही पढ़ सकता था, और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और जो आप कह सकते हो किंग होते थे, माना जाता था वो सबके बदले में सेक्रीफाइस करते थे, वो सबके बदले में दान पुण्य करते थे, और किसी को भी पैसे वैसे राजा और महाराजा के अलावा देने की ज़रूरत नहीं थी। पुजारी जितने भी आप कह सकते हो ब्राह्मण थे वो उतने में ही संतुष्ट थे। बाद में बहुत सारे चेंजेस आए, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लेटर वैदिक में क्या क्या हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आपका वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम यानी कि जो पूरा का पूरा डिवीजन था हमारी सोसाइटी का, डिवीजन तो उसी तरह से था। पहला जो सबसे ऊंचा होता है उसको बोला गया ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को ब्रेन माना गया किसी भी बॉडी का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एस्टीम क्लास, सबसे दिमागदार लोग थे। नेक्स्ट था आपका शोल्डर्स यानी कि क्षत्रिय। क्षत्रिय वो थे जो रूलिंग क्लास थे। ब्राह्मण्स को रूलिंग क्लास के क्यों ऊपर माना गया? क्योंकि रूलिंग क्लास भी ब्राह्मण की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता। इसके बाद थर्ड थे वैश्य। वैश्य बेसिकली कौन थे? मर्चेंट क्लास, जो ट्रेडिंग वगैरह का काम करते थे। इनको बेसिकली माना गया कि ये हमारी बॉडी में जो आप कह सकते हो पेट से रिलेटेड सारे काम, क्योंकि ये मर्चेंट क्लास थे। इसके बाद जो हमारे पैरों की सिस्टम थे या पैर माने गए वो शूद्र माने गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने का काम है।
और इन्होंने मतलब माना गया कि ये ऐसे लोग थे जो हार्ड वर्क करते थे, जो पीजेंट्स का काम करते थे, जो लो क्लास वर्क करते थे, वो शूद्र थे। अब देखिए सोसाइटी का डिवीजन जो आज होता है कि कोई भी अगर इंसान छोटी जाति में जन्म लिया तो वो छोटी जात का हो गया, ऐसा नहीं होता था वहाँ पे एक ही परिवार में 4 सोसाइटी के लोग हो सकते थे, यानी कि 4 डिवीजन के लोग हो सकते थे। कैसे? मान लीजिए एक परिवार है जिसमें एक जो उनके फादर हैं वो टीचर हैं, तो वो ब्राह्मण क्लास के हो गए। अगर उनका बेटा जो है वो सेना में है, सैनिक है, तो वो क्षत्रिय की क्लास में हो गया। अगर उसकी मम्मी जो है वो क्या करती हैं, खेतों में काम करती हैं, तो वो क्या हो गई, शूद्र की कैटेगरी में, पीजेंट की कैटेगरी में चलेंगे। तो यहाँ पर ये है कि एक ही परिवार में कैटेगरीज डिवाइडेड हो सकती थी। बाय बर्थ किसी को भी ये नहीं बोला जाता था कि तुम अपर क्लास हो, तुम लोअर क्लास हो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वो बेसिकली किसके आधार पर था, ऑक्यूपेशन के आधार पर। तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि बाय ऑक्यूपेशन दे वर बीन डिसाइडेड रादर देन बाय बर्थ। बर्थ से मतलब नहीं था। प्लस वुमेन को अपना अधिकार था स्वयंवर करने का, खुद से अपना आप कह सकते हो हस्बैंड चुनने का। और सोसाइटी बहुत ही अच्छी थी जहाँ पर आपका बेसिक वुमेन और मेन को इक्वल माना गया। सोसाइटी तब भी जो थी वो आपकी पैट्रियार्टिकली सोसाइटी थी जहाँ पर मेन को ऊपर का स्टेटस दिया गया, लेकिन वुमेन का भी स्टेटस कम नहीं था, वो भी इक्वल मानी गई विद द मेन। और बहुत ही अच्छी लाइफ लोग जी रहे थे। अम्यूजमेंट्स वगैरह के लिए ये लोग डाइस गेम्स, चैरियट रेसिंग ये थोड़ा बहुत अपना करते थे, और ज़्यादा अम्यूज़मेंट के साधन उस समय नहीं थे, और ज़्यादातर वो भगवान की भक्ति और धर्म भजन यही सब में लगे रहते थे। आई होप आज का पोर्शन आपको, आज का वीडियो यहाँ तक का क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, और जो डिफरेंस है बिटवीन द अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। इसके बाद आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बेसिकली इस पार्ट से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सुन लीजिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द अर्ली वैदिक सिस्टम एंड द लेटर वैदिक सिस्टम, और सेकंड राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली वैदिक सिस्टम एंड द लेटर वैदिक सिस्टम। बाकी बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। आप ध्यान रखिए, इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए सो दैट यू शुड रिमेंबर ऑल द थिंग्स। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करिए। बेल नोटिफिकेशन तो अभी तक आपने दबा ही दिया होगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देश का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।